गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कल तक जो पढ़े थे गुप्ता पीरियड में, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। और अब तक हमको लग रहा है ना कि ये एंशिएंट हिस्ट्री के लास्ट फेज में जा रहे हैं, अंतिम फेज में जा रहे हैं। इसके बाद होगा लेटर गुप्ता पीरियड। उसके बाद हम मेडाइवल हिस्ट्री में आएंगे। हिस्ट्री के हर एक सेक्शन को पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है। क्वेश्चन जा रहा होगा, उम्मीद है कि आप लोग बना भी रहे होंगे उसको अच्छे से अटेम्प्ट भी ले रहे होंगे। अब देखते हैं कि आगे क्या है इसमें। ये देखिए, साइंस टेक, समझ रहे हैं ना? गुप्ता पीरियड में क्या है? साइंस टेक, साइंस और टेक्नोलॉजी क्या है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। गुप्ता पीरियड में क्या क्या हुआ था? गुप्त काल को साइंस टेक के विकास का गोल्डन इरा बोला जाता है। मतलब क्या, गुप्त काल जो था उसको साइंस टेक के का क्या बोला जाता है? गोल्डन युग, स्वर्ण युग बोला जाता है। इसको क्या बोला जाएगा? स्वर्ण युग। क्या बोला जाएगा? स्वर्ण युग बोला जाएगा। क्लियर है? अब देखिए आगे। मैथ्स कौन दिए थे? आर्यभट्ट। आर्यभट्टियम नामक बुक लिखे थे। जीरो की खोज, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, पाई का वैल्यू 3.14, साइन का वैल्यू, सोलर एक्लिप्स, लूनार एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण, जीरो का खोज। एक एक चीज एक एक करके आप समझिए। पहले क्या बोल रहा है? आर्यभट्टियम जो था उसमें क्या था? हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, पाई का वैल्यू, साइन का खोज, सोलर एक्लिप्स और लूनार एक्लिप्स, इन सारे चीजों के बारे में समझ रहे हैं। उस समय का साइंस टेक कितना उज्जवल था। आर्यभट्ट जैसे विद्वान हुए, बराह मिहिर, बहुत सारे लोग आए उस जमाने में। अब देखिए आगे क्या है। ब्रह्मगुप्त, ये भी बहुत बड़ा नाम है। उनके बुक का नाम क्या था? ब्रह्म सिद्धांत। ये सब वीवीआई पॉइंट है। अब इसमें क्या है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिए थे, समझ रहे हैं ना? थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन का सिद्धांत ब्रह्मगुप्त दिए थे। अभी बताइए कि हम लोग क्या हैं? हम लोग उन्हीं के सिद्धांत पे चल रहे हैं। अब आगे देखिए क्या है इसमें। केमिस्ट्री के क्षेत्र में क्या है? देखिए क्या है। मेहरौली का जो स्तंभ था कौन बनाया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। दिल्ली में स्थित है और इसमें अभी तक जंग नहीं लगा है। इसका लोहा ऐसा है जिसमें कि अभी तक क्या हुआ है? जंग बिल्कुल नहीं लगा है। समझ रहे हैं ना? उसका केमिस्ट्री का कितना बड़ा, मेटलर्जी का कितना बड़ा यूज करते थे वो लोग। अभी कोई भी घर बनाते होएगा तो लोहा 10 साल 20 साल जाते जाते क्या होने लगता है? उसमें जंग लगने लग जाता है। लेकिन मेहरौली का लौह स्तंभ जो कुतुब मीनार के पास है, अभी भी क्या है? जैसा था वैसा ही है। क्लियर? अब आगे देखिए मेडिकल साइंस में। धन्वंतरी इस समय के सबसे बड़े चिकित्सक थे। सबसे बड़े चिकित्सक कौन थे? और ये किसके दरबारी थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी थे। किसके दरबारी थे? और इसमें चरक, चरक जो थे एक थे, वो क्या थे? आयुर्वेद के चिकित्सक। और सुश्रुत क्या थे? सर्जरी। समझ रहे हैं ना? शल्य चिकित्सा के चिकित्सक। समझ रहे हैं ना? साइंस टेक काफी गोल्डन युग में था, स्वर्ण युग में था। किसमें? गुप्त काल में। इसलिए गुप्त काल को क्या बोला जाता है? स्वर्ण युग बोला जाता है। क्लियर? अब देखिए आगे। धर्म क्या था? गुप्त काल में क्या क्या धर्म था? रिलीजन में क्या क्या था? यहां पर क्या था? गुप्त शासक वैष्णव धर्म, शैव धर्म के फॉलोअर थे। और ये क्या था? ये बुद्ध और जैन को भी संरक्षण दिए थे। ऐसा नहीं था कि ये शैव धर्म और वैष्णव धर्म के संरक्षण थे तो बुद्ध और जैन का विरोध करते थे, बिल्कुल नहीं। ये उनका भी संरक्षण देते थे। वही लिखा हुआ है क्या? ये बौद्ध और जैन दोनों का क्या करते थे? संरक्षण देते थे। क्लियर? अब आगे देखते हैं क्या है। अब देखिए क्या है। अवतारवाद की संकल्पना ये देते थे था इस समय में। अवतारवाद का संकल्पना कब ये हुआ था? तो गुप्त काल में। अब देखिए इसमें क्या है। क्या है? जब जब धर्म की हानि होती है तब तब धर्म की रक्षा के लिए कौन अवतार लेते हैं? भगवान अवतार लेते हैं या जन्म लेते हैं। और ये 10 अवतार, समझ रहे हैं ना? आप लोग नाम भी सुने होइएगा। पहला क्या है? मत्स्य अवतार, दूसरा है कुर्मा अवतार, तीसरा वराह अवतार, नृसिंह अवतार, उसके बाद वामन अवतार, उसके बाद परशुराम, उसके बाद राम, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद बुद्ध, और ये लास्ट में क्या है? कल्कि। क्लियर? ये 10 अवतार हैं। क्या कहा गया अवतारवाद की संकल्पना में? जब जब क्या होता है? धर्म की हानि होती है तब तब उसके रक्षा के लिए कौन कौन जन्म लेते हैं? भगवान जन्म लेते हैं। और भगवान कितने अवतार में अभी तक जन्म ले चुके हैं? 10 अवतार। इसीलिए बोलते हैं 10 अवतार। क्लियर?
एकदम पिक्चर स्पष्ट होना चाहिए। अब देखिए क्या है, राजनीतिक व्यवस्था सेंट्रलाइज सिस्टम था, केंद्रीयकृत शासन था, ऑटोक्रेटिक सिस्टम था, मतलब क्या राजतंत्रात्मक था। ऊपर में क्या था, किंग, उसके बाद प्रोविंस में डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद ब्लॉक और उसके बाद विलेज। विलेज को क्या बोला जाता है, ग्रामिकी। विलेज को क्या बोला जाता है, ग्रामिकी। किंग, प्रोविंस, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज, जिसको क्या बोलते हैं, राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। क्लियर है। और उसमें क्या दिख लिखा हुआ, सेंट्रलाइज सिस्टम था। केंद्र में ऊपर में राजा क्या था, पावरफुल थे। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखिए महाबलाधि क्या था, सेनापति। महाबलाधि को क्या बोला जाता था, सेनापति। और संधि विग्राहक एक नाम था जिसको युद्ध एवं शांति का मंत्री बोला जाता था। संधि विग्राहक को क्या बोला जाता था, शांति का मंत्री बोला जाता था। महादंड नायक क्या है, न्यायाधीश को बोला जाता था। दंड पाशविक किसको बोला जाता था, पुलिस हेड को, पुलिस के जो हेड थे। और क्या है, मंडागाधिकृत किसको बोला जाता है, ट्रेजरी, समझ रहे हैं ना, खजांची। इसको क्या बोलेंगे, खजांची को बोला जाता था, ट्रेजरी हेड को। और महाप्रतिहार किसको बोला जाता है, राजमहलों से संबंधित विषय की जानकारी जो देता था उसी को क्या बोला जाता था, महाप्रतिहार। ये सारे नाम से एक बार देख लीजिएगा, सारे वीवीआई हैं, सबको एक बार देख लीजिएगा, 2-3 बार देखिएगा, ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, आपको ये याद हो जाएगा, रिमाइंड हो जाएगा। अब अगला क्या है, गुप्त जो था ना, गुप्त के बारे में क्या कहा गया है, ये क्षत्रिय नहीं थे, गुप्त क्षत्रिय नहीं थे। गुप्त के पास क्या है, मौर्य के जैसे क्या था, मौर्य के जैसे अपना अस्थाई सेना नहीं था। ये किस पर डिपेंड थे, तो ये फ्यूडल पर डिपेंड थे, सामंत पर डिपेंड थे। किस पर निर्भर थे ये, मौर्य क्या थे, क्षत्रिय। ये गुप्त क्षत्रिय नहीं थे, इनके पास मौर्य की तरह परमानेंट सेना नहीं था। ये किस पर निर्भर रहते थे, तो सामंत पर, फ्यूडल पर निर्भर रहते थे। अब देखिए क्या है कि इनका टैक्सेशन सिस्टम, समझ रहे हैं ना, कर प्रणाली और न्यायिक सिस्टम मौर्य से काफी अच्छा था। मतलब ये मौर्य से क्या था, काफी अच्छा था। टैक्सेशन सिस्टम और क्या जुडिशियल सिस्टम दोनों क्या थे, मौर्य से काफी अच्छा था, इसमें कोई शक नहीं है। अब आगे क्या है, लैंड रेवेन्यू क्या लेते थे ये लोग, 1/6 पार्ट ऑफ प्रोडक्शन। टोटल प्रोडक्शन का कितना लेते थे, 1/6, मैंने कुल उत्पादन का कितना परसेंट ये लेते थे, 1/6। अब देखिए क्या है, ध्रुवाधिकरण, लैंड रेवेन्यू करने वाला जो भू राजस्व को जो वसूलता था उसको क्या बोलते थे, ध्रुवाधिकरण। अब देखिए सर्वोच्च न्यायाधीश कौन थे, राजा। अब क्या है, ये था ना, ये फौजदारी, गुप्त का जो न्यायिक सिस्टम था उसमें क्या था, दीवानी और फौजदारी स्पष्ट रूप से अलग था। मतलब क्या, दीवानी के लिए अलग होगा और फौजदारी के लिए क्या हो जाएगा, अलग। दीवानी में जमीन संबंधी मामले होंगे और फौजदारी में क्या होगा, आपराधिक मामले। समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। अब देखिए इसमें फौजदारी इसको क्रिमिनल बोलते हैं और दीवानी किसको बोलते हैं, हाँ बिल्कुल सही बात है। अब देखिए इसी में स्पष्ट भी क्या था, क्लियर ये था, पूरे क्लियर ये किया हुआ था। अब आगे देखिए सामाजिक व्यवस्था क्या था, वर्ण व्यवस्था भी था, जाति व्यवस्था भी था, अस्पृश्यता और छुआछूत दोनों था, समझ रहे हैं ना। दास प्रथा भी था और महिला की स्थिति क्या थी, दयनीय थी। बाल विवाह था, विधवा विवाह था और सती प्रथा भी था और देवदासी प्रथा भी था। मतलब सारे चीज जितने भी थे वो सारे थे इसमें, यहाँ के समाज में। क्या क्या, वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था, अस्पृश्यता, छुआछूत, अछूतों की स्थिति बहुत दयनीय, महिला की स्थिति दयनीय, दास प्रथा था, महिला में बाल विवाह और क्या है, विधवा विवाह, सती प्रथा, देवदासी प्रथा जिसको वेश्यावृत्ति बोलते हैं। हर चीज इस समय में था, गुप्त काल में। अब देखिए आगे क्या है, अर्थव्यवस्था। एग्रीकल्चर पहले से बेटर, मतलब अच्छा, पहले के काल से। ट्रेड और कॉमर्स भी पहले से अच्छा था। गिल्ड सिस्टम, समझ रहे ना, श्रेणी व्यवस्था, श्रेणी क्रम भी अच्छा था। करेंसी और फाइनेंस, मतलब कि मुद्रा और वित्त व्यवस्था भी अच्छा था उसका। और गुप्त शासक में क्या है, सबसे ज्यादा मात्रा में क्या इशू किया था, गोल्ड कॉइन। गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा इस मात्रा में कौन इशू किया था, गुप्त शासक। और ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा, आपसे पूछेगा कि ब्राह्मणों को भूमि दान देने की प्रथा कौन शुरू किया था, तो गुप्त शासक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, गुप्तों के द्वारा किया गया था। क्लियर हो गया ना।
चलिए, बहुत अच्छी बात है। स्पष्ट समझिए, देखिए सबसे बड़ा चीज ये है ना कि मेहनत करने से ही कुछ होगा, कोई बीर आसमान से नहीं टपकता है। एक बात आप समझिए कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, कोई आसमान से कुछ टपकता नहीं है। जैसे कहा गया है कि कोई बीर आसमान से नहीं टपकते, क्या है, बीर को तैयार करने पड़ते हैं, उनको उन्हें सही शिक्षा और सही माहौल देकर। तो आपको यहाँ से इस चैनल के माध्यम से सही शिक्षा मिलेगा और माहौल भी धीरे धीरे आपका चेंज होते जाएगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोग मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए अपनी ज़िंदगी में। जितना आगे बढ़िएगा, इस टीम को काफ़ी खुशी होगा। काफ़ी, रवि सर तो बहुत मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, इतना अच्छा कंटेंट क्रिएट करते हैं। अब देखिए आगे, लेटर गुप्ता फेज एंट्री मार दिए। कहाँ एंट्री मार दिए? लेटर गुप्ता फेज में। यही बोल रहे थे। इसी के बाद क्या होगा? एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा। लेटर गुप्ता जब कंप्लीट होगा उसके बाद फिर मेडाइवल के हर एक फेज के बारे में पढ़ेंगे, फिर मॉडर्न आएगा, फिर कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री भी आएगा। मतलब क्या, 1947 के बाद का भी हिस्ट्री आएगा इसमें। अब देखिए क्या है कि प्रमुख राजवंश देख लीजिए क्या क्या है, कौन कौन सा राजवंश पहले है नॉर्थ इंडिया में। पहले हम किसका पढ़ रहे हैं? नॉर्थ इंडिया में लेटर गुप्ता में। फिर पढ़ेंगे साउथ इंडिया में लेटर गुप्ता में कौन कौन से वंश थे। तो पहला क्या है? पुष्यभूति वंश। कौन सा वंश है? पुष्य। इसी वंश का नाम वर्धन वंश भी है। इसका फाउंडर क्या था? पुष्यभूति। और ये क्या थे? गुप्तों के सामंत थे। समझ रहे हैं ना? फ्यूडल थे ये। गुप्तों के क्या थे? फ्यूडल। और ये हून के आक्रमण के बाद आए थे। और ये क्या किया था? धीरे धीरे अपने आप को क्या कर लिए? स्वतंत्र घोषित कर लिए। मतलब ये गुप्तों के सामंत थे। इस वंश के फाउंडर पुष्यभूति, इसी को बोलते हैं पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश। और ये हून के आक्रमण के बाद आए थे। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है इसमें। इसकी राजधानी क्या थी? थानेश्वर। कैपिटल क्या थी इसकी? थानेश्वर। अगर पूछ लेगा पुष्यभूति वंश की राजधानी कहाँ है तो आप लोग को क्लियरली बता देना है क्या? थानेश्वर। अब देखिए आगे, इसी के जो आगे थे इसको क्या नाम था? प्रभाकर वर्धन राजा जो थे। और प्रभाकर वर्धन के कितने बच्चे थे? 3। बड़ा बेटा राजवर्धन, और ये क्या है? हर्ष का बड़ा भाई, हर्षवर्धन का बड़ा भाई। और इसको क्या कर दिया? गोंड के शासक शशांक ने मार दिया। ये VVI पॉइंट हो गया कि राजवर्धन को किसने मारा? तो गोंड का शासक कौन था? शशांक। और ये राजश्री उनकी बेटी थी दूसरी। और क्या है इस हर्षवर्धन इसका शादी कन्नौज के शासक गृह वर्मा से कर दिया था। समझ गए ना? समझे कि नहीं समझे? कि पहला जो था उसको क्या, गोंड का शासक शशांक मार दिया, किसको? राजवर्धन को। और दूसरी बेटी जो थी राजश्री, उसको क्या, कन्नौज के राजा गृह वर्मा से क्या हो गया? शादी हो गया। और आगे क्या है? तीसरा सबसे छोटा संत था हर्षवर्धन। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन होगा? हर्षवर्धन। क्लियर है? अब देखिए आगे, हर्षवर्धन वर्धन इस वंश का प्रतापी राजा था। और 16 साल के उम्र में ही क्या हो गया? ये बड़े भाई राजवर्धन के हत्या के बाद सिंहासन पर बैठ गया। कहने का मतलब क्या हुआ कि हर्षवर्धन 16 साल के उम्र में ही कहां पर बैठ गया? सिंहासन पर। क्यों बैठा? तो उसके बड़े भाई राजवर्धन का क्या हो गया था? हत्या हो गया था। और ये कैपिटल कहां ले गया? कन्नौज। और इन्हीं के शासनकाल में चीनी यात्री कौन आया था? ह्वेनसांग इंडिया आया था। हर्षवर्धन के समय ही क्या आया था? ह्वेनसांग इंडिया। VVI पॉइंट। और ये क्या है? हर्षचरित्र बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, जिस पर किसका जीवनी है? हर्षवर्धन की। ये सब पॉइंट आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये सब बार बार पूछा जाता है हर एक एग्जाम में, इसलिए हर पॉइंट को क्या करना है? अच्छे से देख लेना है, समझ लेना है। और फिर VVI पॉइंट जो होगा उसको कॉपी में क्या करना है? नोट कर लेना है। अब आगे देखिए क्या है, हर्ष का विजय अभियान क्या है? ये किसको किसको है? हर्षवर्धन जो था प्रतापी राजा था तो किसको हराया? पहले गोंड के शासक शशांक को और मालवा के शासक यश वर्मन को। मतलब क्या, गोंड के शासक शशांक को भी हरा दिए और मालवा के शासक किसको हरा दिए? यशो वर्मन को भी। अब दूसरा क्या है? बल्लभी के शासक ध्रुवसेन को हराया। मतलब ये बल्लभी के शासक ध्रुवसेन को भी हरा दिया और अपनी बेटी का शादी किससे कर दिया? ध्रुवसेन द्वितीय से। समझ रहे हैं ना? उसी को हराया और फिर उसका क्या कर दिया? उससे अपने बेटी से शादी कर दिया। क्लियर? अब देखिए आगे क्या है, आसाम और मगध में भी के शासकों से भी ये क्या कैसा संबंध रखता था? मित्रवत, फ्रेंडशिप
समझ रहे हैं ना। असम और अवध मगध के भी शासकों से के साथ इनका संबंध क्या था, बहुत अच्छा संबंध था। क्लियर। चलिए आगे देखते हैं। हर्ष चरित्र के अनुसार ये नेपाल और कश्मीर को भी अपने साम्राज्य में क्या कर लिया, मिला लिया। हर्ष चरित्र में लिखा हुआ है कि हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को नेपाल और कश्मीर तक फैलाए हुए था। क्लियर। चलिए आगे। अब ये कहा जाता है कि चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय को नर्मदा नदी के तट पर हराया। कहां पर हरा दिए, नर्मदा नदी के किनारे हरा दिए। किसको, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य का राजा था। क्लियर हो गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए आगे क्या है। अब देखिए क्या है, ए होल अभिलेख रवि कीर्ति के द्वारा जो लिखा गया है उसी में इन चीजों की जानकारी मिलती है। हर्ष का शासन क्या था, फ्यूडल सिस्टम पर आधारित था, सामंती व्यवस्था पर आधारित था। किस व्यवस्था पर आधारित था, फ्यूडल सिस्टम, मतलब सामंतवादी व्यवस्था पर आधारित था। अब क्या है, ये क्या था, ये उपाधि क्या लिए, परम भट्टारक। हर्षवर्धन को क्या बोला जाता था, परम भट्टारक और महाराजा धीराज। इस ये सब पॉइंट क्या है, वीवीआई पॉइंट है। क्या है, वीवीआई पॉइंट है। और हर्ष के अधीनस्थ जो शासक थे वो क्या कहलाते थे, महाराज या महासामंत। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हर्षवर्धन किसका उपाधि लिए, महाराजा धीराज और किसका, परम भट्टारक का। और उनके अंदर जो सामंत काम करते थे उनको क्या बोला जाता था, महाराज या महासामंत। क्लियर। ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए आगे। सेंट्रलाइज सिस्टम था, केंद्रीयकृत व्यवस्था था। समझ रहे हैं ना, ऑटोक्रेटिक राजतंत्र, मतलब एकल था। सेंटर में क्या था, किंग ही मालिक था। क्लियर। अब देखिए आगे क्या है। राष्ट्र, देखिए राष्ट्र मुक्ति प्रोविंस को बोला जाता था। विषय डिस्ट्रिक्ट को ग्राम क्या है, ग्रामाक्ष पटलिक। समझ रहे हैं ना, ये सब पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रामाक्ष पटलिक, ये सब पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है हर्षवर्धन के लिए, क्योंकि ये क्या था, लास्ट हिंदू रूलर था इंडिया में। क्या था, लास्ट हिंदू रूलर था। अब देखिए क्या है, हर्ष पहले शैव धर्म का उपासक था, लेकिन क्या हुआ, बाद में ह्वेन संघ का जब प्रभाव इस पर पड़ा तो क्या हो गया, ये बौद्ध धर्म को क्या कर लिया, अपना लिया। पहले किसका था, शैव धर्म का, लेकिन बाद में किसको अपना लिया, ये बौद्ध धर्म को अपना लिया। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। हर्ष को कोई अपना बेटा नहीं था, वो सिर्फ एक बेटी थी। सिर्फ उनको क्या थी, बेटी थी। समझ गए ना, हर्षवर्धन के पास कोई बेटा नहीं था और उनके पास क्या थी, सिर्फ बेटी थी। अब आगे देखिए क्या है, क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन आप लोग बना रहे होइएगा, अच्छे से अटेम्प्ट लीजिए। अब देखिए क्वेश्चन क्या है कि बराबर की पहाड़ियों में अशोक के कितने गुहालेख पाए गए हैं। ये ऑप्शन है, आपको देख के बनाना है। अगला देखिए क्या है, ईंटों से बने रंगाई के कुंड या हौज कहाँ पाए गए हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, सबको बताना है आपको। अब आगे देखिए क्या है कि भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सोने का कोई बाइजेंटाइन सिक्का नहीं मिला है, ये भी बनाना है। अब देखिए आगे क्या है, गांधार कला शैली पर यूनानी प्रभाव के चिन्ह हैं और उस कला से हीनयान का रूप प्रभावित हुआ है। ये देखिएगा क्वेश्चन। अब निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर खजुराहो में नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है। अब अगला देखते हैं क्या है कि चोल मंदिरों के निर्माण में से कौन सी प्रमुख विशेषता है, ये बताना है आपको। ये सारे क्वेश्चन आप अटेम्प्ट लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा समझने का। नहीं होगा तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आप लोग को दिया जाएगा। ठीक है। अब देखिए लास्ट में क्या है, आप लोग को लाइक करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, जिससे क्या हो, चैनल आगे बढ़े। बाकी सब चीज़ आएगा, नए साल से करंट भी आएगा, 15 जनवरी से टेस्ट सीरीज भी आएगा आप लोग को, प्री मेंस दोनों का। और क्या है, हो सके तो उसके नेक्स्ट मंथ में लाइव क्लास भी आप लोग को मिलने लगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए। थैंक यू।